अध्याय 166। सुदृढ़ीकरण बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। कोई मौका नहीं। आज यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ज़ियान ने अत्यंत गंभीरता से कहा। हम बहुत घमंडी। ये सुनकर सोलहॉल फर्स्तियानजुन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई और उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। इतने सालों में ये पहली बार था जब किसी ने सोलहॉल पर इस तरह से हमला करने की हिम्मत की थी। हालांकि अपने गुस्से के बावजूद वह बहुत सतर्क भी था। वह समझ गया कि ज़ियान जैसा शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह संभाल सकता था। बेशक वह सिर्फ मौत का इंतजार नहीं करने वाला था। अगले ही पल उसकी आस्तीन से एक जबरदस्त काली धुंध निकली। मेरे सामने तुम्हारे छिपने की कोई जगह नहीं है। ज़ियान ने भी एक ठंडी हंसी निकाली। उसके जैद जैसे हाथ ने तेजी से एक मुहर बनाए और उसके शरीर से एक गहरी सुनहरी चमक फूट पड़ी। पलक झपकते ही उसके शरीर के बाहर एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन का मुंह चौड़ा हो गया और जैसे व्हेल पानी निगलती है, उसने कुछ ही सांसों में अत्यधिक संक्षारक काली धुंध को अवशोषित कर लिया। प्राचीन शून्य ड्रैगन रॉयल ब्लड लाइन। ज़ियान द्वारा बुलाए गए सुनहरे ड्रैगन को देखकर सोलहॉल ग्रैंड एल्डर तुरंत सदमे में चिल्लाया। भले ही आप मजबूत हों, सोलहॉल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से नरसंहार करने का फैसला कर सकते हैं। पहले तियानजुन का आंकड़ा अचानक पीछे हट गया। फिर उसके हाथ में एक चांदी की जैक पर्ची दिखाई दी जिसे उसने जल्दी से कुचल दिया। सुदृढ़ीकरण को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। इस क्षेत्र में स्थान पहले से ही मेरे स्थानिक अशांति से अस्पष्ट हो गया है। कोई भी स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं होगा। ज़ियान ने ग्रैंड एल्डर को चंचलता से देखा, जिसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, और मुस्कुराते हुए कहा। पहले तियानजुन का चेहरा थोड़ा सा हिल गया और उसका दिल आखिरकार डूब गया। स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष तैयार होकर आया था। बस अब बेकार की बातें नहीं। ज़ियान ने बिना समय बर्बाद किए जोरदार हमला किया। उसके पीछे उसके फीनिक्स पंख खुल गए और उसकी गति कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला फर्स्ट तियानजुन नहीं कर सकता था। 4 सितारा डू संत और 2 सितारा डू संत के बीच बहुत बड़ा अंतर था, जिसका मतलब था कि ग्रैंड एल्डर 3 चालों से ज्यादा नहीं टिक सकता था, इससे पहले कि वह इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाए। इसके बाद एक तरफा नरसंहार हुआ। गूफी ने सोलहॉल के किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं दिखाई, नहीं उसे हत्याओं के लिए कोई अपराधबोध महसूस हुआ। हॉल ऑफ सोल्स के सभी सदस्यों को खत्म करने के बाद गूफी ऊपर के विशाल हॉल के पास पहुंचा। अपने हाथ के एक झटके से हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया, जिसने विशाल हॉल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही हॉल टूटा, जंजीरों के सिरे दिखाई दिए जिनमें अनगिनत आत्माएं लटकी हुई थीं। हजारों आत्माओं को देखकर गूफी अपनी आंखें झपकाने से नहीं रोक सका। हुन कबीले के ये कमीने आत्माओं को पूरी तरह से पोषण के रूप में मान रहे थे। अच्छा किया, ये लोग वाकई बहुत ही दुष्ट हैं। ज़ियान की अभिव्यक्ति भी बर्फीली हो गई। इसके बाद गूफी ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और भयानक झोंका हवा में तूफान की तरह बह गया। जंजीरें एक पल में टूट गईं और गोलाकारों के भीतर की आत्माओं ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इतने सालों से वे यहाँ कैदियों की तरह फंसे हुए थे। कई बार यहाँ तक कि मौत भी एक विलासिता बन गई थी। अब जाओ और उन्हें फिर से तुम्हें पकड़ने मत दो। गूफी ने इन आत्माओं को देखा जो खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत थीं और आह भरी। आसमान में अनगिनत आत्माएं प्रस्थान करने से पहले गूफी को सलाम करने के लिए घुटनों के बल बैठीं। अब जब हमें वह मिल गया है जिसके लिए हम आए थे, तो जाने का समय आ गया है। गूफी ने बिना समय बर्बाद किए। पहले तियानजुन के मर जाने के बाद सोलहॉल के उच्च अधिकारियों को जल्द ही पता चल जाएगा। इसलिए वह जल्दी से नीचे उतरा और विशाल हॉल के नीचे खुदाई शुरू कर दी। गूफी की तेजी से खुदाई के तहत खंडहर में एक बड़ा गड्ढा जल्दी ही दिखाई दिया। उस गड्ढे की गहराई में प्रकाश का लगभग आधा मीटर चौड़ा गोला तैर रहा था। गोला पारदर्शी था, जिसके बाहरी किनारे पर अनगिनत काली जंजीरें जुड़ी हुई थीं। इन जंजीरों के दूसरे सिरे उन आत्माओं से जुड़े हुए थे जो अभी अभी बचकर निकली थी। कितना शुद्ध आत्मा सार! गोले से गूफी ने एक अत्यंत भयानक आत्मा ऊर्जा को महसूस किया। इसके अलावा यह ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी, अशुद्धता का एक भी निशान नहीं था। आत्मा सार की यह मात्रा कम से कम 10 लाख आत्माओं से संघनित हुई होगी। ज़ियान ने धीरे से सांस छोड़ी। सोलहॉल के तरीके वास्तव में बहुत क्रूर थे। इस आत्मा सार को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सीधे लाखों आत्माओं को नष्ट कर दिया था। इस समय सोलहॉल के लिए उसकी घृणा अपने चरम पर पहुंच गई थी।
ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकते। इस तरह की क्रूरता किसी जीवित इंसान से खून या मांस निकालने से अलग नहीं थी। वास्तव में ये और भी अधिक क्रूर थी। एक दिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी काली शक्ति इस दुनिया से गायब हो जाए। गूफी की आवाज दृढ़ थी। भाई गूफी, सोल हॉल के ये लोग इतने सारे आत्मासार के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आत्मासार को अवशोषित करने से किसी की आत्मा शक्ति बढ़ सकती है। वे किसी की आत्मा शक्ति को असाधारण स्तर तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। गूफी ने समझाया। यही कारण था कि वह इस मिशन पर आया था। सोल हॉल द्वारा परिश्रम पूर्वक एकत्रित किया गया ये सार अमूल्य था। एक बार जारी होने के बाद यह महाद्वीप पर अनगिनत किमियागरों को उन्माद में डाल देगा। हालांकि यह सार वध के माध्यम से संघनित किया गया था और इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए। चूंकि यह यहाँ है, इसलिए इसे छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे ही गूफी ने बात की, उसने अपना हाथ हिलाया, सभी जंजीरों को तोड़ दिया। मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। गूफी ने धीरे से प्रकाश के गोले को सहलाया। एक साधारण वाक्य ने अचानक गोले को एक हल्की चमक का उत्सर्जन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि जानकारी के कई टुकड़े भीतर से प्रेषित किए जा रहे थे। ये उन लोगों द्वारा छोड़े गए आक्रोश और भावनाएं थीं जिनकी आत्माएं निकाली गई थीं, जिससे इसे पूरी तरह से परिष्कृत करना मुश्किल हो गया था। अगर लापरवाही से अवशोषित किया जाए तो यह निश्चित रूप से किसी के दिमाग को प्रभावित करेगा। लेकिन गूफी के शब्दों ने इन नकारात्मक भावनाओं को सूक्ष्मता से दूर कर दिया था। सोल हॉल कभी ऐसी बातें नहीं कहेगा। चलो चलें। प्रकाश का गोला इकट्ठा करने के बाद गूफी ने धीरे से आह भरी। जियान ने फिर एक स्थानिक सुरंग बनाई और वे दोनों दरार में चले गए। गूफी और जियान के जाने के लगभग 2 घंटे बाद खंडहर के पास एक पर्वत शिखर के ऊपर का स्थान थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। इसके तुरंत बाद एक छाया उभरी और विशाल हॉल के खंडहरों में घुस गई। खुदाई किए गए खंडहरों को देखकर छाया की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और उसकी आंखों में क्रोध भर गया। ये किसने किया? बाहर आओ। छाया ने जोर से दहाड़ लगाई। मैनहॉल ने 100 साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत से जो आत्माएं एकत्र की थी, वे सभी ले ली गई हैं। अगर यह मामला कबीले तक पहुंच गया तो मुझे भी बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। सोल हॉल की अब खाली गहराई को देखते हुए छाया का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। मैनहॉल तियानगन के 3 हॉल में से एक है और सोल हॉल के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब गूफी द्वारा आत्मासार ले लिए जाने और आत्माओं के मुक्त हो जाने के बाद नुकसान इतना बड़ा था कि सोल हॉल भी इसे सहन नहीं कर सका। अध्याय 167। ये वास्तव में हम नहीं थे। हाँ, किसने सोचा होगा कि आज सोल हॉल का ऐसा हश्र होगा। अच्छा किया। सोल हॉल के लोग बहुत लंबे समय से अहंकारी रहे हैं, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन वह कौन हो सकता है जिसने सोल हॉल की शाखा को नष्ट किया? क्या ये पिल टॉवर हो सकता है? हाँ, केवल पिल टॉवर ही ऐसा कुछ कर सकता है। सोल हॉल की शाखा के विनाश की खबर, हालांकि सोल हॉल द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई थी, इसे गुप्त नहीं रखा जा सका। ऐसी चौंकाने वाली खबर 1 सप्ताह के भीतर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल गई, जिससे व्यापक हलचल मच गई। सेंट्रल प्लेन्स की शक्तियां सोल हॉल की ताकत को अच्छी तरह से जानती थीं। यह विशालकाय लंबे समय से इस क्षेत्र पर हावी था। यहाँ तक कि पिल टॉवर भी सोल हॉल के साथ अपने कई संघर्षों में अक्सर हार के मुंह में समा गया था। इसलिए जबकि कई ताकतों को सोल हॉल के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था, उन्होंने अपनी नफरत को अंदर ही अंदर दबाए रखते हुए जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अब ये खबर सुनकर कई लोग न्याय की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि सेंट्रल प्लेन्स में विभिन्न ताकतों के बीच ये सवाल बना रहा, सोल हॉल की एक शाखा को मिटाने की शक्ति किसके पास थी? 3 तियानगन हॉल में से एक को नष्ट करने की ऐसी उपलब्धि कुछ ऐसी थी जिसे पिल टॉवर ने भी पहले हासिल नहीं किया था। इसके बावजूद कई लोगों को अभी भी संदेह था कि इसके पीछे पिल टॉवर का हाथ है। पवित्र पिल सिटी, पिल टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल। जुबान कोनगजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस बार आगे आएगा और सोल हॉल को सबक सिखाएगा। ये बहुत संतोषजनक है। भव्य हॉल में गहरे रंग की तियान लीजी स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। वास्तव में इतने सालों के बाद सोल हॉल को आखिरकार एक बड़ा झटका लगा है। इससे दुनिया को ये भी पता चलता है कि सोल हॉल उतना अजेय नहीं है जितना लगता है। जुबान कोनगजी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि यह रोमांचक खबर है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ परेशानी भी लेकर आई है।
सेंट्रल प्लेन्स में यह बात फैल रही है कि पिल्टोवर सोल हॉल की शाखा में इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। सोल हॉल इसके कारण हमारे पीछे पड़ सकता है। जुबान यी, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। यह एक समस्या है, लेकिन अगर सोल हॉल वास्तव में लड़ाई चाहता है तो हमारे पास उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतने सालों की लड़ाई के बाद क्या हमें अब उनसे डरना चाहिए? जुबान कोंगजी का स्वर गंभीर हो गया। बेशक, मुझे डर नहीं है। चाहे उनमें से कितने भी आएं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। तियान लीजी ने अपने उग्र स्वभाव के साथ कड़वे अंत तक लड़ने का इरादा जताया। हालांकि ये कहने के बाद उसने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए और कहा, लेकिन यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो पिल्टोवर ने किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था या नहीं। जब तक लक्ष्य सोल हॉल है, उसके पीछे वाले लोग हमारे ही पक्ष में हैं। जुबान यी ने अपना रुख व्यक्त किया। इस समय जुबान कोंगजी ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। यह आभा, ये बहुत परिचित लगती है। मैं भी इसे महसूस करता हूँ। तियान लीजी ने हैरान होकर कहा, क्या ये वास्तव में वह बूढ़ा आदमी हो सकता है? पास में खड़ी जुबान यी की नज़रें एकाग्र नहीं हो पाईं। उसके भीतर भावनाओं का मिश्रण घूम रहा था। शिक्षक, किसने सोचा होगा कि सोल हॉल को इतना नुकसान होगा? जिस बुजुर्ग ने उनकी शाखा को मिटा दिया, वह वास्तव में सराहनीय है। मुझे आश्चर्य है कि पिल्टोवर का कौन सा उच्च पदस्थ सदस्य इसके लिए जिम्मेदार था। पिल्टोवर के बाहर जियोयान ने कई चौकियों के माध्यम से आदरणीय फैंग जियान का अनुसरण किया, अपनी अंगूठी में याओ लाओ की आत्मा के साथ संवाद किया। यह इतना आसान नहीं है। ये पिल्टोवर से कोई नहीं हो सकता है। याओ लाओ ने जवाब दिया। अगर पिल्टोवर नहीं, तो कौन? सेंट्रल प्लेन्स विशाल है। हो सकता है कि कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ हो जो सोल हॉल के खिलाफ द्वेष रखता हो। याओ लाओ ने अनुमान लगाया। पिल्टोवर के बारे में अपनी समझ के साथ, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे इसे छिपाए नहीं रखते बल्कि खुलेआम इसकी घोषणा करते। बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम हो। कुछ ही देर बाद जियोयान और वेनेरेबल फैंग पिल्टोवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। उनके सामने 3 आकृतियां खड़ी थीं। जैसे ही जुबान कोंगजी बोल रहा था, याओ लाओ की आत्मा रिंग से बाहर निकल आई, जिसने पिल्टोवर के 3 नेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने सोचा था कि याओ चेन सालों पहले मर चुका था। उस समय वो गद्दार हान फैंग। याओ लाओ ने अतीत की घटनाओं को याद करना शुरू किया। तो यह वास्तव में हान फैंग था। क्या जानवर है! आपने उसके साथ एक बेटे की तरह व्यवहार किया और उसने आपको विश्वासघात के साथ चुकाया। काश मुझे तब पता होता, तो मैं उसे मौके पर ही मार देता। जुबान कोंगजी यह सुनकर क्रोधित हो गया। हान फैंग को खोजने के लिए उत्सुक था। मैंने तब हान फैंग से पूछताछ की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आदरणीय फैंग ने अपने दांत पीस लिए। और मुंह गू, वह वही था जिसने हान फैंग को उकसाया था। याओ लाओ ने जारी रखा। उस बदमाश मुगू को वह मिला जिसके वह हकदार था। किसी ने पहले ही उसका ख्याल रखा था। मुगू मर गया है। वह कैसे मरा? याओ लाओ ने आश्चर्य से पूछा। कुछ साल पहले गू कबीले का एक युवक पवित्र गोली शहर में आया और 3000 जलती हुई लौ ले गया। मुगू ने उस युवक को निशाना बनाने की कोशिश की और उसका अंत हो गया। उस युवक की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। उसके कबीले के डूसेंट विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहे हैं। विवरण सुनकर याओ लाओ ने सोचा, क्या ये वही हो सकता है? केवल वही इतने सारे स्वर्गीय लिप्तों के पीछे जाएगा। तुम उसे जानते हो? जुबान कोंगजी ने आश्चर्य से पूछा। याओ लाओ ने सिर हिलाया। वह युवक महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आया था। मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। मेरा अनुमान है कि उसने पहले ही 2 स्वर्गीय लपटें प्राप्त कर ली हैं। मुगू द्वारा उसकी स्वर्गीय लपट चुराने की कोशिश वास्तव में मौत को आमंत्रित करने जैसा था। वैसे मैंने यहाँ आते समय सुना कि सोल हॉल की 3 तियानगंग हॉल शाखाओं में से एक का सफाया हो गया था। क्या ये पिल्टोवर ने किया था? याओ लाओ ने अचानक विषय बदल दिया। हर कोई क्यों सोचता है कि यह हम थे? जुबान कोंगजी कराहने से खुद को रोक नहीं सका। शिक्षक का अनुमान सही था। जियाओयान काफी हैरान था। ये समझने में असमर्थ था कि कौन सी शक्ति सोल हॉल पर इतनी बेरहमी से हमला करेगी। कोई बात नहीं, जितना अधिक हम समझाते हैं, यह उतना ही अस्पष्ट होता जाता है। वैसे बूढ़े आदमी, अब तुम सिर्फ एक आत्मा हो। क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? तियान लीजी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। एक तरीका है, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास कई स्वर्गीय लपटें हों जो मुझे एक शरीर बनाने में मदद कर सके।
याओ लाओ ने आह भरी। कई स्वर्गीय लपटें। जुबान कोंगजी ने अचानक कुछ सोचा, विश्लेषण करते हुए, क्या यंग मास्टर गूफी के पास कई स्वर्गीय लपटें नहीं हैं? अगर हमें उसकी मदद मिल जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था। जियोयान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति अपनी सहायता के लिए शायद बहुत अधिक कीमत मांगेगा। आदरणीय फैंग ने गंभीरता से कहा, हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के संसाधनों के साथ हम जो पेशकश करते हैं वह शायद उसकी नज़र में भी न आए। उसे स्वर्गीय लपटों का बहुत शौक है। जब समय आएगा तो मैं उसकी मदद के बदले में उसे अस्थि शीतल ज्वाला प्रदान करूंगा। अध्याय 168, आत्मा की सफलता से पूर्ण स्वर्गीय अवस्था तक। गू क्षेत्र। गू पवित्र पर्वत श्रृंखला के भीतर गू युआन, गू कबीले के नेता और गूरी काले जलमग्न राजा एक साथ एक प्राचीन हॉल में दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में हाल ही में हुआ हंगामा सबसे अधिक संभावना उस बदमाश गूफी से संबंधित है। केवल आत्माओं के हॉल के लिए गूफी को इतना गुप्त रूप से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या हुन कबीले के सदस्य वास्तव में इस वजह से हमारे गू कबीले को चुनौती देने के लिए गू दायरे में आने की हिम्मत करते हैं? हॉल में मौजूद दोनों को स्पष्ट रूप से पता था कि गूफी और जियान ने प्राचीन क्षेत्र छोड़ दिया था और उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि यह गूफी ही था जिसने सोल हॉल की शाखा को नष्ट कर दिया था। हालांकि उन्होंने इस मामले को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं माना और इसे गंभीरता से नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं। प्राचीन जियाओ कबीले के पतन के बाद से गू कबीले को प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत माना जाता है, जिसके कारण वर्षों से उनका अभिमानी रवैया रहा है। वे कई चीजों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे, इस बात से अनजान कि यह अहंकार ही उनकी ताकत और हुन कबीले के बीच की खाई को चौड़ा कर रहा था, जिससे हुन कबीले के शीर्ष प्रवर्तक हुन मिशेन को अपार मूल्य बनाने का मौका मिल रहा था। जबकि सेंट्रल प्लेन्स में सोल हॉल की शाखा के विनाश के बारे में चर्चाएं जारी रहीं, भड़काने वाले गूफी और जियान पहले ही 20 रीजन में आ चुके थे और शून्य स्थान में प्रवेश कर चुके थे। शून्य स्थान एक ऐसी जगह थी जहां दो वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञ भी हिम्मत कर सकते थे हल्के फुल्के तरीके से अंदर न घुसे। ये बिल्कुल काला, शांत और कभी कभी भयानक अंतरिक्ष तूफानों से तबाह हो जाता था। अगर कोई फंस जाए तो एक दो वेनेरेट भी बचने के लिए संघर्ष करेगा। यही वजह है कि बहुत कम लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। इस समय गूफी शून्य स्थान के भीतर एक विशेष स्थान पर क्रॉस लेग बैठा था। उसके सामने लगभग आधा मीटर आकार का एक प्रकाश गोला तैर रहा था, जो एक कोमल और शुद्ध चमक पैदा कर रहा था जो लगातार फैल रहा था। गूफी ने आत्मा प्रकाश गोले पर ध्यान केंद्रित किया, धीरे से सांस छोड़ी और फिर उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। संपर्क करने पर वह स्पष्ट रूप से प्रकाश गोले के भीतर निहित विशाल आत्मा सार को महसूस कर सकता था, जो उसके माथे के केंद्र में उसकी आत्मा को गर्म कर रहा था। पफ! अगले पल गूफी ने अपना मुंह खोला और फ्यूज्ड हेवनली फ्लेम बाहर निकल आए। लपटें आत्मा प्रकाश गोले के नीचे तैर रही थीं, जल्दी से एक धधकती आग में प्रज्वलित हो गई जिसने पूरे गोले को घेर लिया। हालांकि आत्मा का सार अत्यंत शुद्ध था, इसे आत्मा हॉल से प्राप्त किया गया था, इसलिए सावधान रहना बुद्धिमानी थी। जैसे ही तीव्र गर्मी ने गोले को भेद दिया, ये थोड़ा उबलने लगा और काली गैस के हल्के निशान उभरे जो धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गए। काली गैस को देखकर गूफी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने इसके भीतर एक फीकी चेतना को महसूस किया, निस्संदेह आत्मा हॉल के विशेषज्ञों द्वारा बिछाया गया जाल। अगर अवशोषित हो जाता तो यह एक बड़ा जोखिम बन जाता। आत्मा हॉल के सदस्य वास्तव में भयावह और निर्दयी हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ गूफी ने लपटों की तीव्रता बढ़ा दी। आत्मा प्रकाश गोले के भीतर छिपी काली गैस को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। जैसे ही काली गैस विलीन हुई, आत्मा प्रकाश गोला तेजी से पारदर्शी और क्रिस्टलीय हो गया, लगभग भ्रामक दिखाई देने लगा। शोधन प्रक्रिया आधे घंटे तक जारी रही, इससे पहले कि गूफी ने आखिरकार लपटों को बुझा दिया और राहत की सांस ली, क्योंकि वह क्रिस्टल क्लियर आत्मा प्रकाश गोले को अपने सामने तैरते हुए देख रहा था। जियान, मुझे कुछ महीनों के लिए एकांतवास में जाना पड़ सकता है। क्या तुम पहले लौटना चाहते हो? गूफी ने जियान की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान ने अपना सिर हिला दिया। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर गूफी मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी आत्मा शक्ति उसके माथे के केंद्र से उभरी। आत्मा शक्ति गूफी जैसी दिखने वाली एक मानवीय आकृति में बदल गई,
जो आत्मा प्रकाश गोले के सामने अपने मुंह को थोड़ा खोलकर क्रॉस लेग करके बैठी थी। एक शक्तिशाली चूषण बल उभरा, जिससे आत्मा प्रकाश गोला थोड़ा कांपने लगा, क्योंकि आत्मा सार की एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध धारा गूफी के आत्मा रूप के चारों ओर लपेटने लगी, लगातार उसमें विलीन हो रही थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक आत्मा सार अवशोषित होता गया, गूफी के आत्मा रूप की सतह पर क्रिस्टल जैसे पदार्थ की एक परत बनने लगी। छप छप आत्मा प्रकाश गोला धीरे धीरे लहराया, पानी के छींटे की याद दिलाने वाली एक स्पष्ट ध्वनि उत्सर्जित की। शुद्ध आत्मा सार की लहरें लगातार गूफी के आत्मा रूप में प्रवाहित होती रहीं, और प्रत्येक जलसेक के साथ इसकी सतह पर अजीब क्रिस्टलीय पदार्थ की एक धुंधली परत बन गई, जिससे आकृति एक ठोस, लगभग मूर्त रूप ले रही थी। आत्मा प्रकाश गोले में आत्मा सार की एक विशाल मात्रा थी, जो आत्मा हॉल द्वारा निकाले गए लाखों आत्माओं से संघनित थी। गूफी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी आत्मा सार के इतने विशाल स्रोत के सामने महत्वहीनता का थोड़ा सा एहसास हुआ। हुश हुश जैसे ही गूफी ने अधिक आत्मा सार को अवशोषित किया, उससे ऊर्जा की अदृश्य तरंगें दूर दूर तक फैल गईं। अगर ये तथ्य न होता कि वह शून्य स्थान में था, तो इन तरंगों ने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया होता। क्या भयानक आत्मा शक्ति! ज़ियान, जो गूफी को करीब से देख रहा था, ने उसकी निकटता के कारण ऊर्जा की पूरी ताकत महसूस की। हालांकि उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर थी, लेकिन उसकी साधना गूफी से कहीं अधिक थी, जिससे वह इसका सामना कर सकी। ज़ियान के विचार में गूफी का शरीर अब एक अजीब क्रिस्टल जैसी परत में घिरा हुआ था, जो एक मानव आकृति बना रहा था। प्रक्रिया जारी रहने के साथ समय तेजी से बीतता गया। वाह! क्रिस्टल की आकृति एक मूर्ति की तरह स्थिर रही, और अज्ञात समय के बाद उसका कसकर बंद मुंह अचानक खुल गया। आत्मा प्रकाश का गोला बाहर निकल गया, जो प्रकाश की एक धारा में बदल गया, जिसे क्रिस्टल गूफी ने निगल लिया। बूम! जिस क्षण आत्मा प्रकाश का गोला क्रिस्टल गूफी में प्रवेश किया, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, और अंदर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। साथ ही ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर भी आई, जो तूफान की तरह बह गई। 4 महीने से अधिक समय के बाद भाई गूफी ने आखिरकार यह सब अवशोषित कर लिया है। यह आत्मा शक्ति 2 सितारा डूसन से सीधे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। ज़ियान, जो गूफी की रखवाली कर रहा था, भारी शक्ति से चकित था। यद्यपि एक प्राचीन शून्य ड्रैगन का शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, यह आत्मा शक्ति के मामले में कमजोर भी है। इसलिए ज़ियान ऐसी शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा को देखकर विस्मय से बच नहीं सका। ये स्वर पूर्णता क्षेत्र के शिखर पर आत्मा है। गूफी ने उस क्षण अपनी आंखें खोलीं। वह पहले की तुलना में अपने आप में स्पष्ट रूप से अंतर महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि गहरे काले शून्य स्थान में भी वह एक विचार के भीतर सब कुछ देख सकता था। 169 मील की परिधि में। अध्याय 169, उसका बच्चा पहले से ही उड़ सकता है। अगर मुझे फिर से ले डोन जैसा कोई व्यक्ति मिलता है, जो अर्थ सन स्तर का है, तो मैं उसे अपनी आत्मा शक्ति से आसानी से दबा सकता हूँ। गूफी ने धीरे धीरे खड़े होते हुए खुद से कहा। उसकी नज़र ज़ियान पर गई। गूफी ने ज़ियान के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। लगभग आधे साल तक वह बिना छोड़े उसके साथ रही थी, जो उसके सामान्य बेचैन स्वभाव से एक उल्लेखनीय बदलाव दिखा रहा था। बड़े भाई गूफी, अगर आपने और समय लिया होता तो मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस समय ज़ियान के सुंदर चेहरे पर शिकायत का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि वह शिकायत करने लगी। लंबा इंतजार वास्तव में उसके लिए मुश्किल था। हे, मुझे पता है, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारा बहुत बुरा समय रहा है। जब हम गू दायरे में वापस लौटेंगे तो मैं तुम्हें उचित इनाम जरूर दूंगा। गूफी ने ज़ियान को दिलासा दिया। नहीं, मुझे अभी अपना इनाम चाहिए। गूफी की बातें सुनकर ज़ियान ने मुंह बनाया। ठीक है, तुम्हें किस तरह का इनाम चाहिए? जब तक ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, मैं इसे पूरा करूँगा। गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ भी। गूफी का वादा सुनकर ज़ियान की आंखें चमक उठीं और उसने उसे ध्यान से देखा। क्या ये लड़की के बारे में सोच रही है? गूफी का दिल दहल गया, और भावनात्मक मूल्य के बारे में सिस्टम की अधिसूचना ने ज़ियान के विचारों की पुष्टि की। ज़ियान ने स्नेह और अधिकार की इच्छा विकसित की है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। अधिकार की भावनाएं, क्या वह वास्तव में इतनी दृढ़ता से महसूस कर रही है? गूफी अधिसूचना से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। सच में गूफी हमेशा ज़ियान की भावनाओं से अवगत थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी बर्फ तोड़ने की पहल नहीं की थी। ज़ियान ने अब तक जो सबसे बड़ा काम किया था, वह लिटिल ज़ियान यू से उसे आंटी कहने के लिए कहना था। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है।
जब मैं फैसला कर लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। बस याद रखना, तुम पर मेरा इनाम बकाया है। जियान ने आखिरकार पीछे हटते हुए गूफी से नजरें मिलाने के बाद अपनी बात नहीं कही। तो चलो गू दायरे में वापस चलते हैं, हम काफी समय से दूर हैं। गूफी ने राहत की सांस ली। जल्द ही दोनों चुपचाप गू दायरे में वापस आ गए, जैसे वे गए थे। पिताजी, आप आखिरकार वापस आ गए। पहाड़ की चोटी पर छोटी जियान यू बहुत खुश हुई जब उसने गूफी को वापस आते देखा और जल्दी से उसके पास गई। मुझे गले लगाओ। गूफी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जियान यू के पीछे जियो यिक्सियन और कैलिन खड़े थे, दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। कैलिन के बगल में एक छोटा नन्हा बच्चा था, नाजुक और प्यारा। वू शुआंग, ये तुम्हारे पिता हैं। कैलिन ने धीरे से वू शुआंग को गूफी के पास ले गया। वू शुआंग ने अपना सिर उठाया, उसकी बड़ी चमकीली आंखें उत्सुकता से गूफी को देख रही थीं। हालांकि वह बहुत छोटा था और अभी अभी उसकी यादें बननी शुरू हुई थीं, लेकिन गूफी के साथ उसके खून के रिश्ते ने उसे सहज रूप से मुस्कुरा दिया। उसकी छोटी आवाज में आवाज आई, हे डैडी। हाँ, वू शुआंग पहले से ही बात कर सकता है। बच्चे की मासूम आवाज सुनकर गूफी का दिल पिघल गया। उसने हाथ बढ़ाकर वू शुआंग को भी उठा लिया। दोनों हाथों में एक एक बच्चा और अपनी पत्नियों के साथ गूफी को लगा कि वह एक बेहतरीन पारिवारिक जीवन का आनंद ले रहा है। आंटी जियान, आप भी वापस आ गई हैं। मुझे आपकी बहुत याद आई। छोटी जियान यू गूफी के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए जियान को पीछे से आते हुए देखा और जल्दी से उसे हाथ हिलाया। जियान यू को जियान को आंटी कहते हुए सुनकर न तो जियाओ यिक्सियन और न ही कैलिन को आश्चर्य हुआ। पिछले कुछ महीनों में अपने पिता की तलाश करने के अलावा जियान यू ने अक्सर अपनी आंटी को खोजने की इच्छा जताई थी। जियो यिक्सियन और कैलिन दोनों ही गूफी के लिए जियान की भावनाओं को समझते थे और उन्होंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया। गूफी और जियान के वापस आने के बाद पहाड़ की चोटी एक बार फिर जीवंत हो गई। अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए गूफी ने 9वीं स्तरीय अमृत को परिष्कृत करने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा। बड़ी मात्रा में भावनात्मक मूल्य का उपभोग करने के बाद गूफी के कीमिया कौशल उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां वह 9वीं स्तरीय खजाने के अमृत को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता था। अब उसकी आत्मा शक्ति स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर थी। अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की उसकी संभावना बहुत बढ़ गई थी। अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया थकाऊ और समय लेने वाली दोनों थी। गूफी ने खुद को इसमें पूरी तरह से नहीं डुबोया। कभी कभी वह अपने बच्चों के साथ रहने और एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कुछ समय निकालता था। जल्द ही 1 साल से अधिक समय बीत गया। कभी कभी टॉडल करने वाला वू शुआंग अब 2 साल का हो गया था और उसने अपने शरीर के भीतर की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। वू शुआंग, तुम कमाल हो। जब उसकी बड़ी बहन जियान यू ने अपने छोटे भाई को देखा, जो इतना छोटा होने के बावजूद हवा में उड़ने में सक्षम था, तो उसने खुशी से ताली बजाई। हाँ बहन, चलो मैं तुम्हें उड़ा ले चलता हूँ। वू शुआंग ने जियान यू का हाथ थाम लिया और हवा में तैरने लगा। हालांकि उसका साधना स्तर 2 पूर्वज तक पहुंच गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी एक बच्चे जैसा था। क्या वे केवल कुछ साल के हैं और वे पहले से ही उड़ सकते हैं? और डूक्यू पंखों के बिना। उस पल पहाड़ की चोटी के सामने आसमान में हरे रंग की एक आकृति दिखाई दी। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। यह जुन एर थी। पिछले 2 सालों से वह प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के बाद यहाँ आती थी, उस पहाड़ को दूर से देखती थी जहाँ गूफी रहता था। उस समय उसने 2 प्यारे बच्चों को आकाश में खेलते हुए देखा। जुन एर के दिल में भावनाओं की लहर दौड़ गई, जो उसे अतीत की यादों में ले गई। अचानक गूफी के पहाड़ की चोटी से एक अजीब उतार चढ़ाव आया। आह, मैं इसे अब और नियंत्रित नहीं कर सकता। ओह नहीं, मैं गिर रहा हूँ। उस उतार चढ़ाव के प्रभाव में 2 वर्षीय वू शुआंग ने अचानक अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया, जिससे वह और उसकी बहन जमीन की ओर गिर पड़े। सावधान! जुन एर का दिल दहल गया क्योंकि वह सहज रूप से उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि जियाओ यिक्सियन और कैलिन ने जल्दी से कार्रवाई की। जियान यू, वू शुआंग, अब और नहीं खेलना। दोनों महिलाओं ने एक एक बच्चे को पकड़ा और फिर गूफी के पीछे हटने की ओर अपनी नजर घुमाई। अजीब उतार चढ़ाव उस जगह से आया था जहां गूफी एकांत में था। क्या हुआ? जियान और किंगलिन, जियोई जियान और कैलिन के बगल में दिखाई दिए। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या ये हो सकता है कि बिग ब्रदर गूफी आखिरकार सफल हो रहा है? जियान ने सोचा। उसके मन में एक विचार आया।
अगले ही पल दुनिया अचानक से काली हो गई। आसमान में बादल तेजी से सभी दिशाओं से इकट्ठा हो गए। लेकिन इस बार बादल न केवल काले थे, बल्कि बहुत गहरे, लगभग दम घोंटने वाले काले थे। काले बादलों ने आसमान को भर दिया, और हालांकि उनके भीतर कोई गड़गड़ाहट नहीं थी, लेकिन जो कोई भी गहरे अंधेरे में देखता था, उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा भी उसमें खींची जा सकती है, बेचैनी से कांप रही थी। ये बहुत अंधेरा है। जैसे जैसे आसमान काला होता गया, जियान यू और वू शुआंग, जो अब अपनी माँ की बाहों में थे, फिर से आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। अध्याय 170, वर्तमान युग का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ब्लैक डेमन लाइटनिंग। इसे देखे हुए कई साल हो गए हैं। वह बच्चा गूफी सच में एक राक्षस है। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही 9वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम है। अगर याओ कबीले के लोगों को इस बारे में पता होता तो वे शायद अपने जीवन पर सवाल उठाते। हाँ, हमारे कबीले में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ हम हजारों सालों तक समृद्ध होते रह सकते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, गूफी की गोली को परिष्कृत करने की घटना ने एक बार फिर गू कबीले के कई बुजुर्गों को चिंतित कर दिया। इस समय गूफी के पहाड़ के बाहर 1 दर्जन डूसेंट विशेषज्ञ शून्य में छिपे हुए थे, निरीक्षण कर रहे थे। पहले उन्होंने सोचा था कि गूफी एक दिन 9वीं कक्षा के ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। सादे वस्त्र पहने गु युआन ने भी आसमान की ओर देखा, अजीब काले बादलों को घूरते हुए, और बुदबुदाया, हमारे गु कबीले के पास वास्तव में उत्तराधिकारी हैं। यदि इस युग में 2 शिखर 9 सितारा डूसंत हैं, तो और कौन हमारी अवहेलना करने की हिम्मत करेगा? क्या ये पौराणिक ब्लैक डेमन लाइटनिंग क्लेश है? अभिलेखों में कहा गया है कि ब्लैक डेमन लाइटनिंग क्लेश का प्रकट होना 9वीं कक्षा के खजाने की गोली के आसन जन्म का संकेत देता है। गू कबीले की युवा पीढ़ी में से जुनर घटनास्थल पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। इस तरह के बिजली क्लेश के बारे में उसने केवल अभिलेखों में पढ़ा था, इसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। हे भगवान, यह क्या है? बस गरजने वाले बादल को देखकर मुझे बेचैनी होती है। अगर वह बिजली क्लेश उतर आए तो मैं शायद एक पल में राख हो जाऊं। गूफी वास्तव में हमारे गू कबीले की युवा पीढ़ी में नंबर 1 होने का हकदार है। वह पहले से ही खजाने की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। समय दिया जाए तो वह रहस्यमय गोलियों को भी परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता है। रहस्यमय गोलियों का ग्रैंड मास्टर, यह एक ऐसा खिताब है जो सैकड़ों वर्षों में नहीं देखा गया है। जल्द ही गू कबीले की युवा पीढ़ी के अधिक से अधिक लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ब्लैक डेमन लाइटनिंग के रिकॉर्ड को याद किया, गूफी के लिए उनकी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई। उस समय पहाड़ की चोटी पर गूफी, जो गोलियों के बर्तन के पास क्रॉस लेग बैठा था, वह भी गंभीर भाव से काले बादलों को देख रहा था। उन बादलों के भीतर से उसने एक अत्यंत सघन और विनाशकारी शक्ति महसूस की। ये शक्ति 9 रंग की गोली थंडर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आसमान में काले बादल लगातार छटपटा रहे थे और पूरी दुनिया एक मौत के सन्नाटे में डूब गई। गड़गड़ाहट का कोई संकेत नहीं था, लेकिन यह वही सन्नाटा था जिसने स्थिति को और भी भयानक बना दिया था। जैसे जैसे काले बादल मंडराते रहे, लगभग 10 मिनट बाद बादलों की परत के बीच में धीरे धीरे एक गोलाकार छेद खुल गया। छेद एकदम काला रह गया, सबसे गहरे ब्लैक होल की तरह। ये बिजली का संकट बहुत भयानक है। क्या मेरा पति इसे संभाल पाएगा? उस ब्लैक होल से निकलने वाले आतंक को महसूस करते हुए बच्चों को पकड़े हुए जियाओ जियान चिंतित हो गई। चिंता मत करो, जियान अब एक 4 स्टार डूसेंट है, इसलिए उसे इस बिजली के संकट से निपटने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा गू कबीले के बहुत से बुजुर्ग देख रहे हैं। पति को कोई खतरा नहीं होगा। सच, बिजली का संकट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जियान और गू कबीले के बुजुर्ग इसे रोक देंगे। कई लिन के शब्दों को सुनकर जियाओ जियान के चेहरे पर तनाव फीका पड़ गया, उसकी जगह एक मुस्कान आ गई। शश। एक पल में एक अजीब सा स्रोत और आकाश में काले छेद के भीतर से आया, और फिर एक मोटी काली बिजली का बोल्ट चुपचाप नीचे गूफी के गोली के बर्तन की ओर तेजी से निकल गया। चलो थोड़ा पीछे हटते हैं, हम नहीं चाहते कि झटके बच्चों को नुकसान पहुंचाएं। ये देखकर कै लिन और जियाओ जियान ने जल्दी से बच्चों को पहाड़ से दूर ले गए। शेर राजा और किंग लिन ने भी दबाव महसूस किया और थोड़ा पीछे हट गए। केवल जियान और आदरणीय तियान हुओ अपनी जगह पर रहे, बारीकी से देखते रहे। प्रिय बुजुर्गों, मैं खुद इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग की शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ। गूफी की आकृति आकाश में चमक उठी,
जो उतरती हुई काली बिजली के बोल्ट के ठीक नीचे दिखाई दी। उसी समय गूफी के मुंह से एक आवाज गूंजी। ये सुनकर गू कबीले के डूसेंट बुजुर्ग, जो गूफी को बिजली के संकट को रोकने में मदद करने की योजना बना रहे थे, रुक गए। गॉड सील तकनीक, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक। गूफी ने अपनी पूरी डुक्यूई को उजागर किया, लगातार कई कम स्वर्ग स्तरीय डू तकनीकें की। TLN, आपने जिस दानव संत विरासत को छोड़ दिया है, उसमें एक उच्च स्वर्ग स्तरीय डू तकनीक है, बस कह रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों में हालांकि गूफी ने प्रशिक्षण में बहुत समय नहीं बिताया था, लेकिन गोलियों को परिष्कृत करने में भी बहुत अधिक मात्रा में डुक्यूई का सेवन किया था। यह इस प्रक्रिया के माध्यम से था कि गूफी ने अपने चरम डू वेनेरेट चरण के अंतिम परिवर्तन को पूरा किया। 9वें परिवर्तन डू वेनेरेट के शिखर तक पहुंच गया। इस समय पहली कुछ स्वर्ग स्तरीय डू तकनीकें काली बिजली के संपर्क में आने पर तुरंत रह गईं। आकाश लगातार गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ब्लैक डायमंड लाइटनिंग इतनी शक्तिशाली थी कि एक आधे संत को भी एक बोल्ट का सामना करने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ता। गूफी के प्रयासों के बावजूद ब्लैक डायमंड लाइटनिंग ने बिना रुके अपना पतन जारी रखा। ऐसा लगता है कि गूफी ब्लैक डायमंड लाइटनिंग को रोक नहीं सकता। वह इससे क्यों नहीं बच रहा है? ये देखकर गू कबीले के कुछ डूसेंट बुजुर्गों को गूफी की चिंता होने लगी। चिंता मत करो, कबीले के नेता और ब्लैक सबमर्स्ड किंग के यहाँ होने से गूफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ ज्यादा अनुभवी बुजुर्गों को गूफी की सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ब्रेक, बीच हवा में जैसे ही ब्लैक डायमंड लाइटनिंग नजदीक आई, गूफी ने फिर भी चकमा देने का विकल्प नहीं चुना। भयानक ऊर्जा जल्दी से उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गई, जिससे एक शानदार क्रिस्टलीय प्रकाश निकल रहा था। फिर कई लोगों की हैरान निगाहों के नीचे गूफी ने ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट पर मुक्का मारा। बूम! टक्कर ने एक विनाशकारी तूफान पैदा किया, जिसका केंद्र आदमी और बिजली थी। उस क्षेत्र में जगह टूटे हुए कांच की तरह बिखर गई, हर जगह विस्फोटक आवाजें गूंज रही थी। बिखरती हुई जगह के बीच काली दानव बिजली नहीं फैली और काली बिजली की चापें गूफी के शरीर पर कहर बरपाने लगी, जिससे चटकने की आवाजें आने लगी। पति, हालांकि वे जानते थे कि कई शक्तिशाली आकृतियां इस क्षेत्र पर नजर रख रही थीं, लेकिन ज़ियाओ यीजियान और कैलिन से देखकर घबराकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। वह काली दानव बिजली थी, वह बिजली जो एक अर्ध संत को चकनाचूर कर सकती थी, और अब यह एक नश्वर शरीर पर कहर बरपा रही थी। खतरे की कल्पना करना ही भयानक था। अगर कोई साधारण व्यक्ति इसके संपर्क में आता तो वह तुरंत राख में बदल जाता, जिसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। किसने सोचा होगा कि गूफी का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली होगा? गू कबीले के कई बुजुर्गों ने विस्मय में अपनी जीभ चिटकाए। उनकी आंखें प्रशंसा से भर गईं क्योंकि उन्होंने गूफी के शरीर के चारों ओर काली बिजली की चापों को देखा। उनकी चौकस निगाहों के सामने घातक ब्लैक डायमंड लाइटनिंग, जो सभी जीवन को नष्ट कर सकती थी, गूफी के शरीर को नष्ट करने में विफल रही। इसके बजाय गूफी के शरीर पर स्वर्गीय लिप्टो ने धीरे धीरे काली बिजली को परिष्कृत किया, इसे शुद्ध ऊर्जा में बदल दिया जो उसके शरीर में अवशोषित हो गई। भले ही गूफी की पिछली तकनीकों से ब्लैक डायमंड लाइटनिंग की शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसका सामना करने का उसका कार्य अभी भी विस्मयकारी था। इस परिमाण की बिजली एक सच्चे डूसंत को भी अपने भौतिक शरीर के साथ इसे सहने से रोक सकती है। फिर भी गूफी, जो अर्धसंत तक भी नहीं पहुंचे थे, डू वेनेरेट के शिखर पर दृढ़ रहे। TLN, आज का अंतिम अध्याय। समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको यह अब तक पसंद आया है तो कृपया एक समीक्षा छोड़ें। अपना ख्याल रखें और मैं अगले एपिसोड में आप सभी से मिलूंगा। अध्याय 171। भले ही मेरा उपहास किया जाए, फिर भी मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ। आसमान में ऊपर उग्र ऊर्जा तूफान कई मिनटों के बाद आखिरकार खत्म होने लगा। जैसे ही तूफान खत्म हुआ, बिखरी हुई जगह धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगी और गर्म धूप ने एक बार फिर पहाड़ की चोटी को नहलाया। तूफान के खत्म होते ही सभी की निगाहें तुरंत आसमान की ओर मुड़ गईं। वहां एक युवा आकृति हवा में मजबूती से खड़ी थी, जो अभी अभी भड़के भयानक ऊर्जा तूफान से पूरी तरह अछूती थी। डैडी बहुत अद्भुत हैं, जेआन यू ने उत्साह से अपने हाथों से ताली बजाई क्योंकि वह उस आकृति को देख रही थी जिसने सभी का ध्यान खींचा था। अपनी बहन को इतना खुश देखकर वुशुंग भी हंसने लगा। उसके गोल मटोल गाल उसे और भी प्यारा बना रहे थे। वुशुंग, तुम मेरे डैडी ने अभी अभी 9वीं स्तरीय खजाने की गोली बनाई है, चलो उसे बधाई देते हैं। मम्मी, 9वीं स्तरीय खजाने की गोली क्या है? क्या ये स्वादिष्ट है?
बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन आप इसे अभी नहीं खा सकते। इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। कई लिन और ज़ियाओ जियान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और थोड़ी बातचीत के बाद वे अपने बच्चों के साथ पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गए। इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखकर जुनर को अकेलेपन का भारी एहसास हुआ। वह भी ऊपर जाकर उसे बधाई देना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने की उसकी क्या स्थिति थी। नहीं, अगर मैं ये कदम नहीं उठा सकती तो मैं भविष्य में भाई गूफी के साथ सुलह की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ। एक संक्षिप्त आंतरिक संघर्ष के बाद जुनर ने आखिरकार आगे बढ़ने का साहस जुटाया, भले ही वह जानती थी कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है या उपहास का पात्र बन सकता है। योजक चिन्ह। तो ये ब्लैक डायमंड लाइटनिंग की शक्ति है। आकाश में गूफी ने महसूस किया कि तूफान छंट रहा है और उसने धीरे धीरे अपने तनावग्रस्त शरीर को आराम दिया। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसने महसूस किया कि उसमें से सुन्न करने वाली सनसनी फैल रही है। ब्लैक डायमंड लाइटनिंग की जबरदस्त शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर उसकी दुर्जय काया न होती, जो 9वें रैंक के जादुई व्यक्ति के बराबर होती, जानवरों यहाँ तक कि उसकी दू तकनीक द्वारा अवरुद्ध अवशिष्ट गड़गड़ाहट भी उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। यदि और हमले होते तो उसका एकमात्र विकल्प भागना होता। आखिरकार उसने अभी तक बिजली को सीधे भस्म करने की क्षमता हासिल नहीं की थी। उसने अभी जो किया था वह अपने मजबूत शरीर और स्वर्गीय लपटों का उपयोग करके धीरे धीरे बिजली को परिष्कृत करने की एक कठिन प्रक्रिया थी। अगर गूफी की स्वर्गीय लपटों में शून्यता भक्षण ज्वाला की भस्म करने वाली शक्ति होती तो वह शून्य बिजली पूल पर जाने पर विचार कर सकता था, जो अनगिनत ब्लैक डायमंड लाइटनिंग से भरा हुआ स्थान है, जो ली कबीले के बिजली दानव पूल के बराबर है। भागने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे कड़ाही का ढक्कन उड़ गया और प्रकाश की एक धारा दूर तक चली गई। ये देखकर गूफी की आकृति टिमटिमा गई। प्रकाश की धारा के सामने एक भूत की तरह दिखाई दी, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। दहाड़ प्रकाश की धारा तेजी से फैल गई, एक विशाल भयंकर जानवर में बदल गई। गोली वाले जानवर ने अपने विशाल पंजों को हवा को चीरने वाली तेज आवाज के साथ गूफी पर वार किया। बूम! जब मुट्ठी पंजे से टकराए तो भयंकर जानवर ने एक दयनीय चीख निकाली और उड़ गया। जानवर को भागते हुए देखकर गूफी मुस्कुराया और फिर से उसका पीछा किया। जब गूफी ने उसे पकड़ लिया तो जानवर के शरीर से एक तेज रोशनी निकली, जो तेजी से सिकुड़ती गई और फिर एक मानव आकृति में बदल गई। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, गूफी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि आकाश में एक और गूफी खड़ा था। दिलचस्प है, तो यह 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली है। यह मानव रूप भी ले सकती है, गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि उसने गोली को अपनी समानता में बदलते देखा। दहाड़ 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली, जो अब गूफी के रूप में थी, स्पष्ट रूप से मानव भाषण को नहीं समझ पा रही थी और केवल गूफी पर अस्पष्ट दहाड़ ही निकाल सकती थी। 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली इतनी अद्भुत है, यह मानव रूप भी ले सकती है। क्या ये संवेदनशील हो गई है? इस अप्रत्याशित परिवर्तन ने चारों ओर से उत्सुक निगाहें खींच लीं। यहाँ तक कि गू कबीले के सदस्यों के बीच भी 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली एक दुर्लभ दृश्य थी, इसलिए इसे मानव रूप लेते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। मम्मी, 2 क्यों हैं? वुशुंग, वह नकली है। वुशुंग ने आश्चर्य से बोलना शुरू किया, लेकिन कैलिन ने उसे तुरंत चुप करा दिया, जो नहीं चाहती थी कि गोली स्थिति का फायदा उठाए। आसमान में गूफी ने 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। एक अवसर का लाभ उठाते हुए उसने इसे पकड़ लिया, इसे सील कर दिया और फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी उंगली को इसके माथे पर दबा दिया। हमले के दौरान गोली का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर तेजी से एक गोल पन्ना हरे रंग की गोली में सिकुड़ गया, जो गूफी की हथेली में लटकी हुई थी। गोली से धुंध की परतें निकली, जो उसके चारों ओर घूमती रहीं और एक जादुई आभा पैदा कर रही थी। गूफी, बधाई हो, इतनी कम उम्र में तुमने 9वीं स्तरीय खजाने की गोली तैयार की है। तुम्हारा नाम निश्चित रूप से महाद्वीप की कीमिया की दुनिया में प्रसिद्ध होगा। गूफी द्वारा गोली रखने के बाद गू कबीले का एक बुजुर्ग उसे बधाई देने के लिए प्रकट हुआ। उसके बाद कई अन्य लोग भी बधाई देने के लिए सामने आए। वे सभी डू संत स्तर के गू कबीले के बुजुर्ग थे। पहले गूफी को उसकी प्रतिभा के लिए महत्व दिया जाता था, लेकिन अब 9वीं स्तरीय खजाने की गोलियां बनाने के कौशल के साथ उसने इन डू संत शक्तियों का भी सम्मान और ध्यान अर्जित किया था। आखिरकार डू संतों को भी किसी दिन गूफी जैसे खजाने की गोली के ग्रैंड मास्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। जब गूफी अंततः रहस्यमय गोलियों का ग्रैंड मास्टर बन जाता है
तो गु युआन और गु ली को छोड़कर कबीले में हर कोई उसके साथ पक्षपात करने की होड़ कर सकता है। सम्माननीय बुजुर्गों, मैं बस भाग्यशाली था, गु फी ने विनम्रता से जवाब दिया, अहंकार का कोई संकेत नहीं दिखाया। पति, बधाई हो भाई गु फी, आप अद्भुत हैं। अगली बार क्या आप मेरे लिए भी 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली बना सकते हैं? चिंता न करें, मैं सामग्री प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कै लिन, ज़ियाओ जियान, किंग लिन, जियान और अन्य लोग भी उसे बधाई देने आए। भाई गु फी, जुन एर भी तुम्हें तुम्हारे कीमिया कौशल को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता है। भीड़ में एक स्पष्ट आवाज गूंजी जिसने कई लोगों की नज़र वक्ता की ओर खींची। वक्ता कोई और नहीं बल्कि गु फी की पूर्व पत्नी जुन एर थी। उसकी उपस्थिति ने एक अजीब माहौल बना दिया, क्योंकि गु कबीले में हर कोई जानता था कि गु फी और जुन एर ने कभी भी सही मायने में पति पत्नी बने बिना ही शादी कर ली थी। इसके अलावा अफवाहें फैली कि अपनी शादी के दौरान जुन एर ने किसी दूसरे आदमी के लिए विशेष चिंता और देखभाल दिखाई थी, जिसके कारण उनका अंततः अलगाव हो गया। अध्याय 172, अर्थसंत की ओर बढ़ना। वह महिला फिर से यहाँ क्यों है? उसका दिल वाकई बहुत मजबूत है न? जुन एर को आते देख ज़िया ने खुद से कहा। जुन एर के बारे में उसकी धारणा अभी भी उनकी पहली मुलाकात पर ही अटकी हुई थी। उस समय जुन एर अचानक प्रकट हुई थी, व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रही थी और घमंडी रवैया दिखा रही थी, जिसने ज़ियान पर बहुत खराब प्रभाव डाला। बेशक उसकी नापसंदगी का मुख्य कारण जुन एर के प्रति गु फी का रवैया था। गु फी जिसे नापसंद करती, ज़ियान भी उसे नापसंद करती, और इसका उल्टा भी सच था। उसके बगल में ज़ियाओ जियान और कै लिन ने एक एक बच्चे को गोद में लिया और चुप रहे। वे दोनों जानते थे कि अतीत में गु फी ने उनसे पहले इस खूबसूरत और अलौकिक महिला से वाकई बहुत प्यार किया था। हालांकि उन्हें ये भी यकीन था कि गु फी के चरित्र के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद वह कभी पीछे मुड़कर जुन एर को स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि उम्मीद थी, जब जुन एर ने बात की तो गु फी ने बस उसे उदासीनता से देखा और फिर अपनी नज़र गु कबीले के बुजुर्गों पर घुमाते हुए आगे बढ़ते रहे, उनसे बात करने के लिए उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। भाई गु फी की प्रतिक्रिया देखकर जुनर को बहुत ज्यादा नुकसान का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वह अपना संयम नहीं खो सकती थी, खासकर तब जब उसने आने से पहले खुद को इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। कोई बात नहीं, कम से कम वह आज तो आई, जो उसे बधाई देने के लिए न आने से बेहतर था। भाई गु फी, अगर आप मेरे साथ एक आम इंसान की तरह पेश आते तो शायद मैं समझ जाती कि आप वाकई आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से आप अब प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या इसकी वजह यह है कि मैं अभी भी आपके दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हूँ? इतना कि आप अतीत को भूलकर मेरे साथ दूसरों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। शांत और तर्कसंगत जुनर के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। वह जानती थी कि उसके साथ जिद करके चिपके रहना बुद्धिमानी नहीं है और सही समय पर चले जाना बेहतर है। उसका वास्तव में क्या मतलब है? गु फी की ओर से भावनात्मक मूल्य प्रणाली के कारण भले ही वह जुन एर को नहीं देख रहा था, फिर भी वह उसकी भावनाओं में आए बदलावों से अवगत था। जुन एर के कुछ भावनात्मक संकेतों ने गु फी को अपनी भौहें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। यह महिला अब इतना गहरा स्नेह दिखा रही है, फिर उसने पहले दूसरों को क्यों चोट पहुंचाई? इसे भूल जाओ, उससे परेशान मत हो। गु फी ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने कबीले के बुजुर्गों के समूह का मनोरंजन करना जारी रखा। उसके हाथ में 9वीं श्रेणी की गोली उसके अलावा दिन का दूसरा मुख्य आकर्षण थी। लगभग हर बातचीत उसके और इस 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली के इर्द गिर्द घूमती थी। गु कबीले के कुछ बुजुर्गों ने पहले से ही 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली को आरक्षित करना शुरू कर दिया था। एक बार जब वे आवश्यक सामग्री एकत्र कर लेते तो वे संभवतः मदद के लिए गु फी के पास आते। ये सभी बुजुर्ग गु फी के वरिष्ठ थे, जिनमें से कई ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए गु फी के लिए उनके अनुरोधों को अस्वीकार करना मुश्किल था। तुम बुजुर्गों में हिम्मत है कि तुम जवान लोगों को दबा रहे हो। गु फी को भी साधना की जरूरत है। तुम में से बहुत से लोग गोलियां मांग रहे हैं, तो वह कैसे टिक सकता है? अचानक पहाड़ की चोटी के बाहर आसमान से आवाज आए और एक आकृति उतरी। उस व्यक्ति ने एक लंबा हरा लबादा पहना हुआ था, उसके बाल सफेद थे, फिर भी उसका रंग जवान था। एक सौम्य मुस्कान हमेशा उसके गोरे चेहरे को सुशोभित करती थी, जो उसे एक अलौकिक और अलौकिक रूप देती थी। बुजुर्ग गु दाओ आ गए हैं। नमस्कार बुजुर्ग गु दाओ।
हरे लबादे वाले बुजुर्ग को आते देख गू कबीले के बुजुर्गों ने भी उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। गू कबीले की युवा पीढ़ी ने तुरंत सिर झुकाया। हरे लबादे वाला ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि गू दाओ था, जो गू कबीले के प्रसिद्ध 3 अमर लोगों में से एक था और 7 सितारा डू संत विशेषज्ञ था। गू कबीले में केवल गू युआन और गू ली ही उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। बुजुर्ग गू दाओ गू फेई ने भी बुजुर्ग गू दाओ को सिर झुकाया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि एल्डर गू दाओ के शब्दों ने उसे एक बड़ी समस्या से बचा लिया था। अगर गूफी उन बुजुर्गों के अनुरोधों पर सहमत हो जाता तो वह काफी समय तक गोली बनाने वाली मशीन बनकर रह जाता। तुम बहुत उल्लेखनीय हो, गूफी। गू दाओ वर्षों से एकांत में था और कबीले में एक जूनियर के उभरने के तुरंत बाद ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने की बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। गूफी की वर्तमान प्रगति दर को देखते हुए वह निस्संदेह भविष्य में कबीले का एक स्तंभ बन जाएगा। उसके बाद किसी और ने गूफी से गोलियां बनाने के लिए कहने का मामला नहीं उठाया। जब सभी चले गए तो गूफी ने अपना ध्यान वापस करने से पहले कुछ देर बच्चों के साथ खेला। 9वीं श्रेणी के खजाने की गोली के लिए सीखे। इस बार गूफी द्वारा खजाने की गोली के सफल शोधन में वास्तव में भाग्य का एक तत्व था। उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वह हर बार ऐसी गोली बना सकता है। 9वीं श्रेणी की गोली में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और गूफी की साधना कई महीनों से 9 परिवर्तन डू वेनेरेट के शिखर पर अटकी हुई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इस गोली का उपयोग करके सफलतापूर्वक अर्ध संत स्तर तक आगे बढ़ सकता है। कायर जीओई जियान, मुझे कुछ समय के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता है, जिसके दौरान उद्धरण चिन्ह। कैलिन बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि गूफी क्या कहने वाला था, इसलिए उसने उसके बात खत्म करने से पहले गर्मजोशी से जवाब दिया, चिंता मत करो पति। साधना महत्वपूर्ण है। जियोई जियान और मैं बच्चों की देखभाल करेंगे। मैं भी बच्चों की देखभाल करने में मदद करूंगी, जियान ने सहजता से कहा। हाँ डैडी, आंटी जियान मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, जियान यू ने गंभीरता से कहा। उसका मुंह जियान द्वारा दी गई कैंडी की गोलियों से भरा हुआ था। पूर्णविराम 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 पूर्णविराम। ये सुनकर कैलिन और जियाओई जियान ने एक जानकार मुस्कान का आदान प्रदान किया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद गूफी अपने एकांत साधना स्थल पर वापस चला गया। हालांकि 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली को निगलना 9वीं श्रेणी की रहस्यमय गोली जितना जटिल नहीं था, फिर भी पूरी तरह से तैयारी करना आवश्यक था। गूफी ने अपनी कड़ाही निकाली और गोली के प्रभावों को बेअसर करने के लिए कुछ गोलियां परिष्कृत की। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने बेअसर करने वाली गोलियों के साथ 9वीं श्रेणी की खजाने की गोली को निगल लिया। खजाने की गोली में निहित ऊर्जा पहले से ही गूफी के शरीर में मौजूद कुल ऊर्जा से अधिक थी, जो एक शीर्ष 9 सितारा डू वेनेरेट के रूप में थी। जैसे ही गोली नीचे गई, ऊर्जा का एक विशाल उछाल फूट पड़ा, जिससे गूफी के शरीर के फटने का खतरा पैदा हो गया। सौभाग्य से गूफी अच्छी तरह से तैयार था। बेअसर करने वाली गोलियां असर दिखाने लगी और अपनी स्वर्गीय लौ की मदद से वह स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हो गया। परिष्कृत करें। गूफी ने अपनी सारी ऊर्जा को अपने भीतर की विशाल औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए अपनी स्वर्गीय लौ का उपयोग करते हुए केंद्रित किया। शुद्ध ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैलने लगी, हर अंग और हड्डी तक पहुंच गई। गूफी का 9 परिवर्तन वाला डू वेनेरेट शरीर अपने संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया था। अगर वह हाफ सेंट तक नहीं पहुंच पाता तो चाहे वह कितनी भी ऊर्जा अवशोषित कर ले, ये बेकार होगा। हाफ सेंट शब्द को अक्सर सभी शीर्ष डू वेनेरेट विशेषज्ञों के लिए निराशा की खाई के रूप में संदर्भित किया जाता है। डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंचने वाले अधिकांश लोग हाफ सेंट के किनारे पर ही रह सकते हैं, चाहे वे कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग क्यों न करें। वे वास्तव में इस स्तर पर कदम रखने में असमर्थ होते हैं। केवल हाफ सेंट तक पहुंचने से ही कोई डू सेंट बनने के योग्य हो सकता है। वास्तव में हाफ सेंट डू सेंट के दायरे में प्रवेश करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यदि कोई व्यक्ति हाफ सेंट स्तर पर कदम नहीं रख सकता है तो वह कभी भी एक सच्चा डू सेंट विशेषज्ञ बनने के बारे में भूल सकता है। जैसे जैसे डूडी धीरे धीरे इतिहास में एक पौराणिक स्मृति बन गया, सरल शब्द सेंट इस दुनिया के शिखर का प्रतिनिधित्व करने लगा।